Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and we will continue our discussion on the chapter Tribals, Ticus and Vision of Golden Age from class 8th. So, before we start, same information for you that watch video very carefully and answer the questions of the quiz in the comment box. So, this is our second video lecture. In our previous video lecture, we discussed about the tribal groups of India. हमने देखा कि 19th सेंचुरी में कैसे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में सर्वाइव कर रहे थे एंड देन वी स्टार्टेड टू डिस्कस अबाउट द डिकूज ऑल्सो कि कैसे आउटसाइडर्स के आने के बाद स्पेशली द ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी लाइफ्स में चेंजेस आने लगे. अब ये चेंजेस क्या थे और इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने किस तरीके से रिएक्ट किया इन चेंजेस को, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो कि जब कोई ट्राइब होती है, कोई कम्युनिटी है, तो उसका एक हेड होता है. सिमिलरली ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, इनका भी अपना एक चीफ हुआ करता था, इनका एक लीडर या मुखिया, जिसको आप कुछ भी किसी भी नाम से बुला लीजिए. तो क्या होता था, वो जो चीफ होता था उसके पास में बहुत पावर्स होती थी. ही वॉज जस्ट लाइक अ किंग ऑफ हिज ट्राइब. पूरी ट्राइब जो है वो उसका कहना मानती थी. उसके पास में बहुत सारी इकोनॉमिक पावर्स भी हैं एंड ही ऑल्सो हैड द होल्ड ओवर द टेरिटरी. जो भी उस ट्राइब के अंडर जो भी एरिया आता था, जो टेरिटरी आती थी, उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता था. बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, अब ब्रिटिश ने इनको अपने तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया, मीन्स कंट्रोल करना शुरू किया. मीन्स सो दे लॉस्ट ऑल देयर पावर. उनकी पावर ख़त्म होने लगी एंड दे वर आस्क्ड कि उनको अपनी ट्राइब को डिसिप्लिन करके रखना है और उनको ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी पे करने हैं. ट्रिब्यूट मीन्स अ टाइप ऑफ अ गिफ्ट्स और समथिंग जो भी फॉरेस्ट में अवेलेबल हो, वो सब उन्हें ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करना होता था. सो इन दिस वे ये जो थे, इनकी पूरी अथॉरिटी ख़त्म होने लगी, पूरी पावर इनकी ख़त्म होने लगी एंड दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू एग्जीक्यूट सम ऑफ देयर ट्रेडिशंस, देयर रिचुअल्स. जो भी इनके रीति रिवाज होते थे, अब ये उनको भी सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसा ब्रिटिश बोलते थे इन्हें वैसा करना पड़ता था. ऑन द अदर हैंड वो लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, व्हाट हैपन टू देम, उनका क्या हुआ. सो द ब्रिटिशर्स वर ऑफ द व्यू डैट जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि बहुत हार्मफुल है. मीन्स सो दे डिसाइडेड कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उनको एक जगह पे सेटल हो जाना चाहिए. अब वो हार्मफुल कैसे है प्रैक्टिस, देखिए. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में क्या करने आए थे, दे हैव कम टू अर्न द प्रॉफिट. उनको ऐसा काम पसंद था जिससे उनकी इनकम का फ्लो बना रहे. अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, ये कैसे एग्रीकल्चर कर रहे थे, ये फॉरेस्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर करते थे. उसके बाद वहाँ से कुछ टाइम के बाद शिफ्ट होके किसी दूसरे एरिया में चले जाते थे. तो अब ऐसा करने से क्या होता था, अब ब्रिटिश को तो रिवेन्यू चाहिए ना, पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए. इन मूव करने वाले लोगों से, जो एक जगह से दूसरी जगह ही घूमते रहते हैं, उनसे टैक्स लेना बहुत मुश्किल होता था एंड उसका कैलकुलेशन भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये तो कभी जंगल के एक हिस्से में होते थे और कभी दूसरे हिस्से में. सो इसलिए ब्रिटिशर्स को ये जो सिस्टम था ये बहुत हार्मफुल लगता था. सेकेंडली दे कंसिडर कि जब वो जंगल में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आग लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एक एरिया में, तो वो आग पूरे जंगल में भी फैल जाती है कई बार. तो ब्रिटिश को लगता था तो वैल्यूएबल जो वुड है, मींस वुड उनके लिए बहुत वैल्यूएबल थी. क्यों, क्योंकि उससे वो अपने शिप्स बनाते थे, रेलवे के ट्रैक्स बनाते थे, अपने लिए यूज़ कर रहे थे ना फॉरेस्ट को भी. तो उन्हें लगता था कि फॉरेस्ट पूरा का पूरा जल जाएगा, लकड़ी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत नुकसान होगा. सो उन्होंने इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को भी बैन करना शुरू कर दिया कि अब आपको एक जगह सेटल होना होगा, आप पूरे फॉरेस्ट में इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, आपको किसी एक ही जगह पे एग्रीकल्चर करना होगा. क्योंकि वो चाहते थे डेट देयर रिवेन्यू शुड दे शुड गेट द फिक्स्ड रिवेन्यू, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू जो है वो अवेलेबल हो सके. तो इसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ एक जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको तो पर्टिकुलर एक जगह पे सेटल होने के लिए बोल दिया गया
कि आप जो है पर्टिकुलर एरिया में ही एग्रीकल्चर करेंगे। सम वर डिक्लेयर्ड द ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड कुछ को एज अ टेनेंट बना दिया गया। टेनेंट का मतलब है कि उनको एज अ लेबर लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करवाया जाता था उनसे, मीन्स एक पर्टिकुलर किराया लिया जाता था उनसे ज़मीन का और उसके बदले में वो एग्रीकल्चर कर पाते थे। सो इन दिस वे दिस थिंग वॉज हैपनिंग देयर। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज भी बनाए। फॉरेस्ट लॉ मीन्स जंगल के कानून। देखिए, ब्रिटिश जो इंडियन फॉरेस्ट थे उनका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते थे। अपना फ़ायदा मीन्स वुड बहुत वैल्यूएबल थी उनके लिए, एज प्रीवियसली टोल्ड, क्योंकि उनको अपने शिप्स बनाने होते थे अपनी नेवी के लिए, तो शिप बिल्डिंग के लिए वुड चाहिए। रेलवे के ट्रैक्स बनाने हैं उसके लिए वुड चाहिए, तो वो सारी वुड इंडिया के फॉरेस्ट उनको प्रोवाइड कर रहे थे। अब ब्रिटिश को ये भी डर था कि अगर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ की वुड का यूज़ करते रही, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज़ करती रही, तो ऐसे तो सारी फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और जो प्रॉफिट उन्हें अर्न करना है वो नहीं कर पाएंगे। सो दे डिसाइडेड कि अब जंगल के लिए कुछ कानून बना दिए जाएं। So when they gained control all over the forest, they declared them as the state property. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट हैं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं अब। तो उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए और कुछ फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया कि दीज आर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है कि उसमें जो ट्राइबल पीपल थे या जो आम लोग थे उनकी एंट्री बैन कर दी गई कि अब वो उन फॉरेस्ट में एंटर भी नहीं हो सकते। वहाँ से जो पहले वो फॉरेस्ट में से टिम्बर कलेक्ट कर लेते थे या जो भी मटेरियल उनको मिलता था, देवर कलेक्टिंग फ्रूट्स, देवर कलेक्टिंग रूट्स ऑफ द ट्रीज, अब वो सारे काम उनके बंद हो गए क्योंकि किसी को भी उन फॉरेस्ट में एंट्री अलाउड नहीं होती थी। इवन वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो पहले एनिमल हंटिंग करके अपना गुजारा करती थी या वो जो झूम कल्टीवेटर्स थे, मीन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, वो सारे अब बैन कर दिए गए। तो एकदम से उनके पास तो लाइवलीहुड का जो मेन उनका मीन था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो ये जो ट्राइबल पीपल थे इनकी लाइफ इन लॉज की वजह से, फॉरेस्ट लॉज की वजह से बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई। सो मैनी ऑफ देम हैव टू मूव टू द अदर प्लेसेस। बहुत सारे लोगों को तो अब काम की तलाश में जंगलों को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा क्योंकि जंगल में तो उनकी एंट्री बैन हो गई ना। जो काम वो पहले किया करते थे वो तो अब कर ही नहीं पा रहे। बट वॉज दिस थिंग बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिशर्स? क्या ब्रिटिश को इससे फ़ायदा हुआ? फॉरेस्ट लॉज तो बना दिए उन्होंने कि जंगल में कोई भी जाके इलीगल काम नहीं कर सकता। इलीगल मीन्स कि अपनी मर्ज़ी से हंटिंग नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से वुड कलेक्शन नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ्रूट्स वगैरह नहीं गैदर कर सकता या कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वेल, कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहा। अब ब्रिटिशर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब वो क्या प्रॉब्लम थी, डेट उनको जब टिम्बर कलेक्ट करनी होती थी, मीन्स जंगलों की कटाई की जाती थी जब, तो कटिंग करने के लिए फॉरेस्ट की अब लेबर की ज़रूरत थी। अब ब्रिटिश खुद थोड़ी ना जाके फॉरेस्ट में से वुड कट करते थे, उन्हें तो लेबर अपॉइंट करनी होती थी ना। अब उसके लिए लेबर चाहिए। सेकेंडली, टू ट्रांसपोर्ट डैट ऑल मटेरियल, जो भी लॉग ऑफ वुड्स होती थी उनको ट्रांसपोर्ट भी करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसके लिए भी लेबर चाहिए। सो अब यहाँ लेबर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अब ये काम कौन करेगा? ट्राइबल्स को तो उन्होंने पहले ही फॉरेस्ट से बाहर भगा दिया था। सो दे केम अप विद द आइडिया, उन्होंने एक आइडिया निकाला डेट प्रोवाइडिंग द जूम कल्टीवेटर्स विद स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, कि हम दोबारा से झूम कल्टीवेटर्स को कुछ लैंड जो है वो फॉरेस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं। बट क्या वो फ्री में दे रहे थे? नो, अपना फ़ायदा बिना सोचे थोड़ी ना वो कुछ करेंगे। बट दे पुट अ कंडीशन, एक कंडीशन लगा दी, एक शर्त रख दी कि देखो हम तुम्हें दोबारा से फॉरेस्ट में कल्टीवेशन करने की परमिशन दे रहे हैं, बट आपको क्या करना होगा, आपको हमारे लिए लेबर का वर्क करना होगा, आपको हमारे लिए मजदूरी करनी होगी। कैसी मजदूरी? जहाँ पे भी फॉरेस्ट की कटिंग का काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, वहाँ पे आपको कुछ आवर्स देने होंगे।
अगर हमें रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवानी है, जंगल के बीचों बीच सड़कें बनवाई ना उन्होंने, तो लेबर चाहिए। रेलवे के ट्रैक्स बिछाने हैं तो लेबर चाहिए। तो वहाँ पे इन ट्राइबल से एज अ लेबर काम कराया जाता था। बदले में उनको बोला कि आप फॉरेस्ट के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो है वो कल्टीवेशन कर सकते हो। जिन एरियाज में वो कल्टीवेशन कर सकते थे उनको नाम दिया गया विलेज फॉरेस्ट का। पूरे फॉरेस्ट में उनकी एंट्री नहीं हो सकती थी। फॉरेस्ट की कैटेगरीज बना दी गई थी, सम वर द रिजर्व्ड, सम वर द प्रोटेक्टेड एंड सम वर द विलेज फॉरेस्ट। सिर्फ विलेज फॉरेस्ट ऐसे थे जहाँ पे भी कॉमन पीपल जो हैं वो जा सकते थे, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत कर सकते थे, कुछ कलेक्शन उन्हें करनी है वो कर सकते थे, बट दैट टू विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स के परमिशन से ही वो काम जो है वो हो सकता था। सो बहुत सारे रीजन्स में क्या किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश द फॉरेस्ट विलेजेस फॉर द रेगुलर सप्लाई ऑफ द चीप लेबर। बट some of the tribes were not happy with all these restrictions। कुछ ट्राइब्स को ये रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो आज़ादी से, उन्हें तो जंगलों में घूमना पसंद था। उन्हें तो लगता था कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो एयर है, ये जो वाटर है, ये तो अर्थ ने बनाया है सब कुछ। अर्थ जो है उसने हमें दिया है, इस पे किसी और का हक कैसे हो सकता है। मीन्स ब्रिटिशर्स इसके ऊपर अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एंड व्हेन दे वर सेइंग कि मदर अर्थ उनको ये सब कुछ दे रही है, उसके बदले में वो मदर अर्थ को ऑफरिंग्स करते थे, वो अर्थ की पूजा भी तो करते थे। तो उन्हें ये रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आ रही थी। सो व्हाट डू, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डिसओबेइंग द फॉरेस्ट लॉज। उन्होंने डिसओबे करना शुरू किया। एंड समटाइम्स उनका ये जो बिहेवियर था, जो वो डिसओबे कर रहे थे रूल्स को, इट टर्न्ड इनटू द रिवोल्ट्स। इसकी वजह से बहुत बार उन्होंने रिवोल्ट्स भी किए। अब क्या हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सिर्फ कल्टीवेटर्स के लिए ही प्रॉब्लम नहीं थी, हंटर गैदरर्स के ही प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स उनके लिए एक प्रॉब्लम थे। इसके साथ साथ कुछ लोकल पीपल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। जो लोग ट्रेडिंग करते थे, जंगल में से सामान लिया, फॉरेस्ट में से गुड्स वगैरह जो भी मिलते हैं उनको लोकल मार्केट में पहले वो बेचा करते थे। अब 19th सेंचुरी में एक और काम होना शुरू हो गया, क्योंकि ट्राइबल पीपल्स की एंट्री कम्प्लीटली बैन हो चुकी थी, सिर्फ विलेज फॉरेस्ट में ही उनकी एंट्री थी। तो लोकल मनी लेंडर्स ने और ट्रेडर्स ने क्या करना शुरू किया, वो जाके इन ट्राइबल्स के साथ में डीलिंग करने लगे कि आप हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो प्रोवाइड कीजिए, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। और जो प्रोड्यूस ये लोग प्रोवाइड करते थे उसके लिए कई बार एडवांस में इन्हें लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते थे, कर्जा भी दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक ट्राइब्स ऐसी थी जो तो इस डेट ट्रैप मीन्स कर्जे के जाल में बुरी तरह फंसती चली गई। और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, हजारीबाग में अ प्लेस इन झारखंड, वहाँ पे संथाल जो ट्राइब के लोग थे उनको बोला जाता था कि फॉरेस्ट में से आपको कोकून्स कलेक्ट करके लाने हैं। कोकून क्या होता है, कोकून ये आपको इमेज नज़र आ रही है, इसके अंदर मलबरी के जो ट्री होते हैं ना उसके ऊपर सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, और वो सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है। ठीक है, दिस थिंग कोकून उसको बोलते हैं। और इस कोकून से सिल्क का थ्रेड बनता है। तो सिल्क की तो उस समय वर्ल्ड मार्केट में कितनी डिमांड थी, इंडिया तो जाना ही जा रहा था ना सिल्क के लिए। तो वो मनी लेंडर्स क्या करते थे, इन ट्राइबल पीपल को लोन प्रोवाइड कर देते थे और उनको बोलते थे कि पैसे ले लो और बदले में हमें वहाँ से कोकून ला के देना। तो ट्रेडिंग कैसे होती थी, बट दे वर डूइंग द चीटिंग ना। क्या करते थे, ये लोगों से जो कोकून लिया जाता था, स्पेशली जो वो मनी लेंडर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे, दे वर द यूरोपियंस। इन ट्राइबल्स को तो मुश्किल से 3 रुपये या 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से इनसे कोकून परचेज कर लिए जाते थे, और उसको आगे मार्केट में जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने ज़्यादा बिग अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में उसको सेल किया जाता था। तो ट्राइबल्स के साथ तो बहुत चीटिंग हो रही थी, उनसे तो बहुत सस्ते में मटेरियल ले लिया जाता था और आगे जो है उसको कई गुना ज़्यादा कीमत पे बेचा जाता था।
तो मीन्स वो मनी लैंडर्स, वो यूरोपियन ट्रेडर्स तो ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे, दूसरी तरफ ये ट्राइबल्स भी बेचारे जो हैं इनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती चली जा रही थी. तो सच वर द रीजन्स विच मेड द ट्राइबल्स बिलीव्ड दैट द ट्रेडर्स वर देयर एनिमीज, कि ये ट्रेडर्स जो हैं ये उनके दुश्मन हैं, ये उनको आगे कभी तरक्की नहीं करने देंगे. सो ऑल दीज पीपल वर कंसिडर्ड डिकूज. स्टार्टिंग में टर्म यूज करी थी ना फॉर द आउटसाइडर्स, तो सारे के सारे आउटसाइडर्स जो उनकी कम्युनिटी के नहीं है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं, वो सारे के सारे उनके लिए एनिमीज थे. ऑल वर कंसिडर्ड द डिकूज. अब देखो, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनकी प्लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, उनका जो दुख दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एंड दे हैव टू लीव देयर एरियाज इन द सर्च ऑफ वर्क. उनको अपने एरियाज छोड़ के जाना पड़ा. तो रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे तो सिटीज़ की तरफ मूव ऑन कर गए. मीन्स वहाँ पे जाके उन्होंने किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करना शुरू कर दिया, किसी ने किसी लैंडलॉर्ड्स के पास विलेजेस में जाके लेबर वर्क करना शुरू कर दिया. सम ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग इन द माइंस. माइंस क्या होती हैं? खदानें जिनमें से मिनरल्स निकाले जाते थे. सो इन द वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस दे वर वर्किंग देयर. और मोर ओवर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे दे यूज टू पे देम वेरी लेस, क्योंकि ये लोग इतने मतलब इलिटरेट थे, पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, एंड इनके साथ चीटिंग की जाती थी, बहुत कम पेमेंट किया जाता था. एंड इवन इफ दे वांटेड टू गो बैक, लीव द वर्क, छोड़ना चाहे काम को, तो उसकी भी इन लोगों को परमिशन नहीं दी जाती थी. So that is why in the 19th century and in 20th century many of the tribes which were against the paying of taxes and which were against the exploitation done to them, they arose to the रिवोल्ट. उन्होंने रिवोल्ट करने की सोची, एंड बहुत सारी मूवमेंट्स भी हुई इस पीरियड में, सच एज जो कोल्स ट्राइब थी उन्होंने 1831 से 32 में जो है रिवोल्ट किया. देन संथाल्स ने 1855 में रिवोल्ट किया. ऑल्सो इन द बस्तर एरिया इन 1910 एक रिबेलियन हुआ, बस्तर रिबेलियन के नाम से वो फेमस है. देन इन वर्ली ऑल्सो इन 1940 एक रिबेलियन हुआ. इन्हीं में से एक रिबेलियन था बहुत फेमस, दैट इज नोन एज द मुंडा रिवोल्ट. अब मुंडा रिवोल्ट क्या है? हमने स्टार्टिंग अपने चैप्टर की मुंडा ट्राइब से ही करी थी ना, बिरसा मुंडा के बारे में हमने बात की थी. तो ये जो मुंडा रिवोल्ट था, इट वाज वन ऑफ द रिवोल्ट विच वाज लेड बाय द बिरसा मुंडा, जिसको कि बिरसा मुंडा जो हैं वो लीड कर रहे थे. सो लेट्स रिकॉल हु वॉज बिरसा मुंडा. एक बार फिर से बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा कौन थे एंड उन्होंने ये रिवोल्ट कैसे आगे बढ़ाया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो ही वॉज बॉर्न इन 1870s इन अ हाउस ऑफ अ पुअर फादर, एंड क्या काम कर रहे थे वो? ही वॉज ग्रेजिंग द शीप्स. शीप जो हैं वो पाला करते थे उनकी ट्राइब के लोग अक्सर, एंड पावर्टी में ही उनका जो चाइल्डहुड है वो स्पेंड हुआ. एंड क्योंकि ट्राइब पूरी की पूरी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव होती रहती थी, तो ऐसे ही उनकी लाइफ जो है वो गुजरी. बट वेन ही रीच टू द टीन एज ही एक्सपीरियंस द मैनी थिंग्स. बड़े होते होते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नए गेन किए, और एक कुछ टाइम उन्हें एक वैष्णव प्रीचर के साथ गुजारने को मिला. वैष्णव मीन्स अ पर्सन हु इज़ द वर्शिपर ऑफ द विष्णु. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ट्राइबल पीपल की तो अपने अलग ही धर्म होता था, मीन्स नेचर के गॉड्स और गॉडेसेस को वो वर्शिप किया करते थे. बट दिस बिरसा मुंडा केम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द वैष्णव प्रीचर एंड ही बिगैन टू वैल्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्योरिटी. तो इसी समय इनके मन में ये आइडियाज़ आए, व्हाट द फीलिंग ऑफ रिगेनिंग हिज राइट्स, कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों को वापस लेना है. किससे लेना है? आउटसाइडर्स जो हैं उनसे. देयरफॉर उन्होंने लोगों को अर्ज करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया. किस चीज़ के लिए? एक साथ आने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि
अगर हम लोग एक हैं, अगर हम लोग जो हैं एक साथ मिलके लड़ेंगे तो अपने अधिकारों को वापस हासिल कर सकते हैं. सो ही गेव द विजन ऑफ द गोल्डन एज. उनका सपना था कि अपना वो जो पुराना पास्ट है उसको वापस हासिल करना है. उसके लिए उन्होंने अपनी ट्राइब के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें इम्पोर्टेंस बताई दैट दे हैव टू लीव द गैम्बलिंग छोड़ दें, ड्रिंकिंग करना छोड़ दें, एंड एक प्योर लाइफ जो है वो स्पेंड करना शुरू करें. तो ब्रिटिशर्स को तो इस चीज़ से बहुत वरी हो गई कि कोई उनके अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा कर रहा है. सो ही वॉज अरेस्टेड इन 1895. 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया एंड इन 1897 ही वॉज रिलीज्ड. उनको बाहर वापस छोड़ दिया गया. तो जब उन्हें छोड़ दिया गया उन्होंने दोबारा से विलेज का टूर करना शुरू किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को एज अ रावण दिखाया. लोगों को बताया, अपनी ट्राइब के लोगों को और आसपास की जो ट्राइब्स थी, कि ब्रिटिशर्स रावण की तरह हैं और हमें इस रावण को डिस्ट्रॉय करना होगा और दोबारा से अगर हम अपना किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो जो फॉलोअर्स थे बिरसा के, उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे टारगेटेड ऑन द चर्चेस पे अटैक किया, पुलिस स्टेशंस पे हमले कर दिए कि अब जो है हम डिकूज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे. और उन्होंने अपना एक वाइट फ्लैग बनाया, रेज किया एज द सिंबल ऑफ द बिरसा राज, कि हम यहाँ पे दोबारा से बिरसा राज जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे. ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन पकड़े नहीं गए वो, और रिजल्ट ये निकला 1900 तक आते आते बिरसा को एक डिजीज़ हो गया, कॉलेरा, जिससे उनकी डेथ हो गई. एंड समहाउ द मूवमेंट ऑल्सो केम टू द एंड. अब ये जो मूवमेंट थी ये रेलिवेंट मानी जाती है, किस लिए? देखिए, आप हिस्ट्री में अलग अलग मूवमेंट्स पढ़ते हैं, आप देश की आज़ादी की लड़ाई पढ़ते हैं, बट उसमें इन ट्राइबल्स का रोल जो है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता है, जिन्होंने अपनी अपनी आज़ादी के लिए बहुत सारा जो है संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया. इनकी वजह से ही एक बार कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो फोर्स हो गई कि जो लॉज हैं वो बनाने चाहिए. किस लिए? कि ट्राइबल्स अपना लैंड जो है उनसे कोई छीन ना सके और मतलब जो आउटसाइडर्स हैं उनको कंट्रोल ना करें. एंड इट शोड द कैपेसिटी ऑफ द ट्राइब्स टू प्रोटेस्ट एंड शो देयर एंगर अगेंस्ट द इनजस्टिस. बिरसा मुंडा ने जो रिवोल्ट किया या अदर ट्राइब्स ने भी जो रिवोल्ट किया अपने अपने एरिया में, उन्होंने ये दिखा दिया कि कैसे इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो लड़ा जाता है. और आज भी उनको अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें एक हीरो के रूप में जो है वो याद किया जाता है. और वो कहीं से कहीं तक भी अपने कल्चर को, अपनी कस्टम्स को जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको जो है इंटरफेरेंस करे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइबल पीपल. हालांकि उनकी जो स्ट्रगल थी वो उसके बाद तक भी चलती रही. इवन ट्राइबल कम्युनिटीज़ आज भी अपने बहुत सारे राइट्स के लिए जो हैं वो स्ट्रगल करती रहती हैं. बट हेयर इज़ द क्विज टाइम and your questions are on the screen. Your first question is, when did Birsa died? Your second question is, who were considered as Ravan? And your third question is, in which area Santals reared cocoons? So answer these questions as soon as possible in the comment box and stay connected with us for the future video lectures. That's all for today.